नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करा है कि आप इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा फैक्ट्स, जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इस स्कीम के बारे में, जो कि मैंने ऑथेंटिक जो इंडियन आर्मी का वेबसाइट है वहाँ पे इनका नोटिफिकेशन आया है, वहाँ से मैंने लिया है। तो उसमें क्या चीज़ है, फैक्चुअल जो भी एक्सपेक्ट हैं वो मैं डील करूँगा। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सजेशन का। हमारा क्या सजेशन होगा गवर्नमेंट के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स से। अग्निवीर स्कीम एक तरीके का स्कीम है जो बताया गया है इनके नोटिफिकेशन में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हिंदी में कहेंगे संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक सर्टेन पीरियड के लिए। और इसमें कहा गया है कि 4 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और 4 साल बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा था कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो इसका आंसर अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि द अग्निवीर्स विल गो बैक टू द सोसाइटी आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद सोसाइटी में वापस भेज दिए जाएंगे, इसी तरीके से उन्होंने लिखा है। फिर बात करते हैं कि क्या कोई और दूसरा एंट्री है सेना में जाने के लिए, क्या कोई दूसरा रास्ता है क्या? नो, अ बिग नो। जिनको सेना में जाना है वो अग्निवीर के थ्रू ही जाएंगे, अग्निपथ के थ्रू ही जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। कहां पे? इनके नोटिफिकेशन में। तो फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर फिर परमानेंट कैसे बनेंगे? तो ये कहते हैं कि पहले आप अग्निवीर बनेंगे, 4 साल संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में काम करेंगे, और उसके बाद एक बैच में जितना भी स्ट्रेंथ होगा उसका 25% तक, इस बात को नोट किया जाए, 25% तक, 25% नहीं, 25% तक, मतलब हो सकता है कि वो 0% भी हो, 1% भी हो, 2% भी हो, 10% भी हो, 25% भी हो, उनको परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद ये अपने नोटिफिकेशन में कहते हैं कि इनको कोई रैंक नहीं दिया जाएगा, बस अग्निवीर का एक इंसिग्निया इनके यूनिफॉर्म में होगा कि अग्निवीर हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है लीव का। छुट्टियां कितनी होंगी? साल में 30 दिन की छुट्टी इनको दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। सैलरी की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सैलरी कितना होगा? तो कहते हैं कि 30,000 पर मंथ, और जिसमें से 30% ये कट करेंगे सेवा निधि के लिए। तो मतलब हाथ में कुल मिलाकर के पूछा जाए पहले ईयर में कितना मिलेगा, तो 21,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। इसको यदि और थोड़ा कैलकुलेट करें तो 700 रुपया पर डे, तभी तो हुआ 21,000। मतलब 700 रुपया पर डे के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। कहां? सेना में, ये कहा गया है। हालांकि ये भी बात कहा गया है कि जब आप अपना पीरियड कंप्लीट कर देंगे तो फिर सरकार की तरफ से आपको मिलेगा 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा। 10 लाख की बात करता है, जिसमें 5 लाख तो आप ही का होगा, क्योंकि 30% हर मंथ कट रहा है आपका, तो वो कट जाएगा। तो उसको कुल मिलाकर के कहेंगे तो ऐसा कहा जा सकता है कि 5 लाख रुपया के आसपास सरकार आपको एक्स्ट्रा देगी। और 5 लाख आपका था तो टोटल 10 लाख के आसपास होगा। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, ये बात कही गई है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कोई सीएसडी कैंटीन होता है आर्म फोर्सेस वालों के लिए, बोला नो सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर। जब तक आप कार्यरत हैं 4 साल के लिए, तब तक आपके पास सीएसडी फैसिलिटी होगा, उसके बाद सीएसडी फैसिलिटी नहीं होगा। उसके बाद फिर कहता है नो मेडिकल फैसिलिटीज आफ्टर 4 ईयर। 4 साल खत्म, आप कौन तुम कौन पता नहीं, कुछ ऐसी बात मेडिकल फैसिलिटी के बारे में नहीं कही गई है। 4 साल तक के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला। यूजुअली आर्म फोर्सेस वालों को, उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उन पे, उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इस तरीके की बातें नहीं की गई है। तो आई एम श्योर कि शायद जो डिपेंडेंट होंगे उनको शायद नहीं दिया गया हो, या फिर बाद में क्लैरिफाई करेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है कि वंस यू ज्वाइन यू कैनॉट बी परमिटेड टू लीव एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको दूसरा बैक जाने का रास्ता नहीं है। एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस कहा गया है, किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको छोड़ा जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में एक बार जब ज्वाइन कर लेंगे भैया तो वापस नहीं आ सकते, इसलिए सोच समझ करके आपको ज्वाइन करना है। फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लियरली लिख दिया इस नोटिफिकेशन में, कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा, कोई ग्रेच्युटी नहीं दिया जाएगा, कोई सीएसडी फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर नहीं दिया जाएगा। ये बात इसमें क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है, जो व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाएंगे सेना में 4 साल के लिए, उनको कोई पेंशन, कोई ग्रेच्युटी की बात नहीं करता। इसके ठीक विपरीत एमएलए और एमपी का आजकल बहुत एग्जाम्पल चल रहा है। यदि आप एक दिन भी कार्यरत होते हैं
MP और MLA के हैसियत से, तो आपको आजीवन पेंशन मिलता है। तो ये सेना के साथ ये इस तरीके का भेदभाव क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। खैर, जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अभिन्न हिस्सा माना गया है, फंडामेंटल राइट माना गया, लेकिन वो प्रोटेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द लॉज होना चाहिए। आप इस तरीके से ट्रेन को जला देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये प्रोटेस्ट के मीनिंग से बाहर निकल जाता है। एग्रेसिव प्रोटेस्ट इसको कह सकते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा में आक्रोश है। किस चीज़ का आक्रोश है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आक्रोश जो लीगली सस्टेनेबल है वो ये है कि सेना ने पिछले 2-3 साल में इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया, और शुरू ही नहीं, इसे कंप्लीट भी कर दिया। दौड़ जो होता है, दौड़ करा लिया, मेडिकल करा लिया, सारा चीज़ एग्जाम ले लिया, सब कुछ करा लिया, और अब आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये कह रहा है कि उन तमाम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थे, जो हुए थे, वो अब कैंसिल कर दिया गया। हजारों हजार स्टूडेंट्स जो कितने सालों से मेहनत करते हैं, उसका सारा मेहनत बर्बाद हो गया, फिर से उनको करना पड़ेगा। ये क्यों हुआ? और इसमें एक बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, इसको कराने में अरबों रुपया खर्च हुआ होगा, बहुत पैसा लगा होगा। पैसा किसका है? सरकार के बाबूजी का नहीं है, आर्म फोर्सेस के बाबूजी का नहीं है, ये जनता का पैसा है। उस पैसे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो पैसा तो वेस्ट हो गया ना, जब आप सब कुछ करा लिए थे, उसमें इतने खर्चे हुए होंगे और उसको कैंसिल कर दिया, सारा पैसा बर्बाद। लेकिन वो पैसे के बारे में अभी कोई नहीं बात करेगा आपसे। अभी किस पे बात होगी? जो ट्रेनें फूकी जा रही है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है उसका। वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जो पैसा वेस्ट हुआ है वो भी ट्रेन में आग लगाने से कम नहीं है, ये भी इक्विवेलेंट है, पैसा दोनों में बर्बाद हो रहा है। तो आर्म फोर्सेस वालों ने भी कई लाख कई करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए इन्होंने, क्योंकि जो सारा कुछ हो गया था उसके बाद कैंसिल कर दिया, पैसा जनता का इसमें बर्बाद हुआ है। फिर बात करते हैं बयानबाजी। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बयानबाजी से और ज़्यादा इसमें आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। जनरल वीके सिंह हैं जी, अपने ज़माने में बहुत कंट्रोवर्शियल जनरल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आना पड़ा था इनको। तो जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि भाई जिनको आना होगा आए, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। इस तरीके का एरोगेंट जो बिहेवियर है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप इस बात को समझिए कि ये युवा इस देश के हैं, और ये आर्मी आपके बाप की जागीर नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो बोल देंगे। युवा है तो देश है, और इस तरीके से अपने युवा से ट्रीट करेंगे, उनको सही डायरेक्शन नहीं देंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके के बयानबाजी से आक्रोश पैदा हो रहा है यंगस्टर में। दूसरा, बीजेपी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जी अग्निवीर जब वापस आएंगे तो हम बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। क्या बना दिया है सैनिकों को, क्या बना दिया? खुद मूल्यांकन करें, क्या बना दिया आपने। फिर एक और क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में उठता होगा, मेरे दिमाग में तो जरूर उठता है कि आखिर क्यों करते हैं सेक्रीफाइस, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं एक सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे आर्म फोर्सेस के बारे में इतनी जानकारी है जितना शायद आम व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई साल तक वहाँ वही ट्रेनिंग करी है जो शायद अग्निवीर अब जाकर के करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या भर दिया जाता है हमारे अंदर, जिसमें युवा जो सैनिक होते हैं अपनी जान की बाजी लगाने में 1 मिनट नहीं सोचता है, थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं है। क्या है रीज़न? वो रीज़न है पैसन, मोहब्बत है आर्म फोर्सेस से, जज्बा है, एक जुनून है। और ये जुनून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो अंदर की बात है, अंदर से आता है। और आप उसको कहते हैं कि 4 साल में ख़त्म। जो अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दिया, सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ा, मेडिकली फिट हुआ, एग्ज़ाम निकाला, और 4 साल के बाद साफ, उसका पैसन कहाँ गया? वो पैसन नहीं रह पाएगा। कोई मुझे बोल दे, मैं पेशे से एक वकील हूँ, कोई मुझे बोल दे कि 4 साल के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको निकाल के बाहर फेंक देगी, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में दलील नहीं दे पाएंगे। सोचिए मेरे ऊपर क्या बीतेगी। आप युवा के पीड़ा को समझिए, उनकी परेशानी को समझिए। जिस दिन आप समझ गए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मुझे पता है कि ये पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। तो यदि आप इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है युवा चुप नहीं बैठेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा। हालांकि ये बात भी ज़रूरी है उनको समझाना कि प्रोटेस्ट के तरीके से होना चाहिए। अभी फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, सरकार को वापस लेना पड़ा था कानून। इसी तरीके का प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि तोड़ फोड़ करने से सरकार का क्या जाता है। हमारा पैसा, जनता का पैसा नुकसान होगा। आपने ट्रेन फूका, ट्रेन किसका है?
जनता के पैसे पे चल रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, जनता हो रहा है परेशान, सरकार का क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और उग्र ना हो। अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा चैप्टर है, सजेशन का। क्या सजेशन हो सकता है, इस पॉलिसी को किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता था, कैसा किया जा सकता था ताकि इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होता, चीज़ें सब सिस्टमेटिक तरीके से काम करती। एक तो सबसे बड़ा गलती जो मैं मानता हूँ वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ जीरो है, ना तो एकेडमिक्स में है। मैंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करा, मैंने देखा है किस तरीके से पीएचडी होता है और किस तरीके से रिसर्च होता है। मुझे पता है अपने कंट्री में बड़ी स्थिति खराब है रिसर्च की, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिख रहा है। रिसर्च कुछ हुआ ही नहीं। एक जनरल साहब आए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, मैंने पूरा देखा। उन्होंने कहा कि कई सालों से चल रहा है, खाक चल रहा है। ये स्टैंडर्ड है कि हर 2 दिन बाद आपको अमेंड करना पड़ रहा है, और कई साल से आप प्लानिंग कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। ये रातों रात आपने सोचा और कर दिया। अदरवाइज यदि थोड़ा भी रिसर्च करते ना इसमें, तो इस तरीके का पंगा तो बिल्कुल नहीं होना था। रिसर्च हुआ ही नहीं है इसमें, और सारी चीज़ों को कर दिया। कैसे होता सही, फेज वाइज। थोड़ा भी यदि दिमाग होता, अक्ल होता ना, तो फेज वाइज करते। कैसे, पहले 500 1000 इस तरीके से करते, अग्निवीर को लेते, और साथ के साथ जो पैरेलल चल रहा था परमानेंट सिस्टम, उसको वैसे ही रखते। जो अग्निवीर का सिस्टम है इसको और लिक्विडेटिव बनाते, ताकि अपने आप लोग आ जाते इसमें। आपको पता है कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अपने आप आ जाते। थोड़ा भी लिक्विडेटिव बना देते ना आप इसे, अपने आप आ जाते और पैरेलली चलाते। आपने क्या किया, जो परमानेंट सिस्टम था उसको बंद कर दिया और कहा कि सब अब अग्निवीर में जाएंगे। एक लॉजिक दिया गया जनरल साहब के द्वारा कि भाई हम सेना को यंग करना चाहते हैं। भाई थोड़ा दिमाग रखिए साहब, एक ही दिन में यंग हो जाएगा क्या? एक ही दिन में यंग हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, समय लगता है इसमें। फेज वाइज करते तो इस तरीके की परेशानी कभी नहीं आती। दूसरा, पर्सनली मुझे तो प्रॉब्लम है नाम से, अग्निवीर। अग्निवीरांगना क्यों नहीं भाई? लड़कियों को आपने फिर से डस्टबिन में डाल दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कितना गाइडलाइन है। अभी लताड़ा था इनको, आर्म फोर्सेस वालों को, जब ये कह रहे थे कि एनडीए में लड़कियों को नहीं लेंगे। जबरदस्त लताड़ लगाई थी ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। फिर से वही किया। कैसा नाम है भाई? लड़कियों का कोई स्थान नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। फिर बात करते हैं सैलरी का। अरे भैया 700 रुपया पर डे में क्या होता है? एक दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज़्यादा आजकल मिल रहा है मिनिमम वेजेस में। इससे ज़्यादा मिल जाएगा? क्या कर दियो यार? पैसा थोड़ा लिक्विडेटिव करते तो शायद चीज़ें समझ में आती। 700 रुपये पर डे में क्या होता है? 100 रुपये से ज़्यादा तो पेट्रोल है, मेडिकल खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, घर, दवा दारू, बहुत सारी चीज़ें हैं। 700 रुपये पर डे में क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि अरे आर्म फोर्सेस में तो पैसे के लिए नहीं करते, किस लिए करते हैं? जज्बा होता है। अरे वो बात ठीक है, घर भी चलाना होता है, इनके माँ बाप भी हैं, और भी लोग हैं, सोसाइटी भी है, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, गलत बात। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन रहेगा कि पॉलिसी डिसीजन है साहब, आपकी सरकार, और आप जो करना करो, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, 4 साल के लिए ही सही, अपनी ज़िंदगी का जो यूथफुलनेस है वो आपको दे दिया, आर्म फोर्सेस को दे दिया, कम से कम उसके लिए कम से कम सीएसडी की फैसिलिटीज़ और मेडिकल सुविधाएं, कम से कम इतना पूरी ज़िंदगी दे दीजिए इनको, कम से कम। ये तो बात क्लियर हो गई कि उनके डिपेंडेंट को आप नहीं देंगे, ये तो लिखा ही नहीं अपने नोटिफिकेशन में। एमपी एमएलए पूरी ज़िंदगी भर बैठे खाएं, और जो 4 साल दिया आपको, कम से कम उसको सीएसडी, जो मूलभूत सामान घर का सारा चीज़ ला सकते हैं उसको सीएसडी से। मेडिकल सबसे बड़ा परेशानी, बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ भी होगा परेशानी तो कम से कम ये दोनों कर दीजिए, तो शायद चीज़ें बेहतर हो। और फेज़ वाइज में आपको करना चाहिए इसको। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ और सजेशन आपके द्वारा दिया जा सकता है? यदि ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं एक लेटर लिखूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और इसमें इन तमाम चीज़ों का उल्लेख करूंगा। देखते हैं, एक आम व्यक्ति जो कर सकता है, मैं जो कर सकता हूँ करने का प्रयास करूंगा। बाकी फिर गवर्नमेंट को आपने चूज़ किया है तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको सजेशंस के लिए आमंत्रित करता हूं, कमेंट में सजेशन दें। यदि मुझे सही लगेगा, रीजनेबल लगेगा, उसको भी इंक्लूड करूंगा और लेटर को मैं भेजूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।